शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा कॉलेज था। उस कॉलेज में तीन घनिष्ठ दोस्त पढ़ते थे, विक्रम, राज और निशा। तीनों की दोस्ती पूरे कॉलेज में मशहूर थी। जब भी ये साथ होते तो क्लासरूम का माहौल ही बदल जाता। एक दिन की बात है, तीनों अपनी क्लास में बैठे थे। बाहर धूप खिड़की से अंदर झांक रही थी और क्लास में हल्की हल्की हवा चल रही थी। विक्रम राज से हंसते हुए बोला, यार कल का मैच देखा था ना, क्या कमाल का खेला था। राज ने हंसकर जवाब दिया, हाँ देखा था, लेकिन तुम्हारी तरह चीख चीख कर तो नहीं। निशा दोनों की बातें सुनकर मुस्कुराई और बोली, तुम दोनों कभी सीरियस होकर पढ़ाई भी कर लिया करो, हर समय खेल कूद और मस्ती में लगे रहते हो। तीनों हंसी मजाक करते हुए बातें कर रहे थे। तभी राज ने अचानक कहा, अरे सुनो, 2-4 दिन बाद छुट्टियां पड़ने वाली हैं, बताओ कौन कहां जाएगा। निशा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं तो घर पर ही रहूंगी, मम्मी पापा को साथ वक्त देने का मौका मिलेगा। विक्रम ने भी कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, मैं भी, बाहर कहीं जाने का मन नहीं है, घर पर ही आराम करूंगा। तभी राज ने उत्साह से कहा, तो कुछ न सही, तुम दोनों मेरे साथ ही चलो, मेरे दादाजी के गांव चलते हैं, बहुत मजा आएगा वहां। निशा ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराकर बोली, ठीक है मैं चलूंगी, लेकिन तभी जब विक्रम भी आएगा। विक्रम ने बिना सोचे समझे तुरंत हाथ हिलाते हुए कहा, ना बाबा ना, मैं कहीं नहीं जा रहा, गांव गांव घूमने का मेरा कोई इरादा नहीं है। राज ने कई तरह से विक्रम को मनाने की कोशिश की, अरे यार वहां बहुत मजा आएगा, खेत, तालाब, बाग और सबसे बड़ी बात गांव की शांति, शहर की भीड़ भाड़ से अच्छा मौका है घूमने का। निशा ने भी धीरे से कहा, हाँ विक्रम, एक बार चलो ना, हम तीनों साथ रहेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। लेकिन विक्रम ने जिद पकड़ ली। वह हंसते हुए बोला, तुम दोनों जितना चाहे बोल लो, पर मैं नहीं आने वाला, छुट्टियों में मैं बस आराम करूंगा। राज और निशा ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों समझ गए कि विक्रम को मनाना मुश्किल है। आखिरकार राज ने कंधे उचकाकर कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन निशा तुम तो चलोगी ना। निशा ने थोड़ी झिझक के बाद सिर हिलाकर हामी भर दी। विक्रम के ना जाने के पीछे एक गहरा कारण था। असल में कुछ महीने पहले की बात थी। एक दिन राज के दादाजी शहर आए थे और राज के घर ही ठहरे हुए थे। उसी दौरान विक्रम भी राज से मिलने उसके घर पहुंचा था। राज अक्सर दादाजी की बातों को हल्के में लेकर टाल देता था, लेकिन उस दिन हालात अलग थे। बैठक में दादाजी बड़े गंभीर अंदाज में बैठे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वे किसी रहस्य को अपने अंदर छुपाए हुए हों। तभी उनकी नजर विक्रम पर पड़ी। राज तो हमेशा हंसी मजाक में बात काट देता था, पर उस दिन दादाजी ने सीधे विक्रम को देखकर कहा, बेटा तुम यहां मत आना, हमारे गांव मत आना, वहां की मिट्टी में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। उस दिन दादाजी के शब्द विक्रम के दिल में गहरे उतर गए थे। उनकी आवाज में ऐसा रहस्य और डर था कि विक्रम भीतर तक कांप गया। लेकिन उस पल राज ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने हंसते हुए बात को टाल दिया और कहा, दादाजी आप हर किसी को डराने लगते हो। दादाजी ने और कुछ नहीं कहा, बस विक्रम को घूरते रहे। विक्रम की आंखें झुक गई और वह चुपचाप वहीं से उठकर चला गया। उसके बाद से विक्रम ने यह बात किसी से साझा नहीं की। राज को भी उसने कभी कुछ नहीं बताया। उसका मन मानो किसी अदृश्य बोझ से दबा हुआ था। वह जानता था कि राज और निशा को कुछ बताना चाहिए, पर हर बार उसके होंठ सील जाते। शायद दादाजी के उस रहस्यमयी चेतावनी भरे वाक्य ने ही विक्रम को गांव जाने से रोक दिया था। कॉलेज का आखिरी दिन था। राज और निशा कल दादाजी के गांव जाने की खुशी में बहुत उत्साहित थे। दोनों बार बार आपस में बातें कर रहे थे। गांव की ठंडी हवा, खेत खलिहान और वहां की कहानियां सोचकर ही मुस्कुरा रहे थे। थोड़ी देर बाद क्लास में माहौल हल्का सा शांत हुआ। निशा ने विक्रम की ओर देखकर कहा, विक्रम तुम्हारी बहुत याद आएगी, काश तुम भी हमारे साथ चलते। विक्रम ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी गंभीरता थी। वह धीमे स्वर में बोला, देखो निशा, गांव पहुंचते ही मुझे कॉल करना, और एक बात याद रखना, रात को कभी भी बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो। निशा चौंक कर उसकी ओर देखने लगी। राज ने भी मजाक में कहा, अरे यार तू फिर से अपने डराने वाले अंदाज में बात करने लगा। पर विक्रम इस बार हंसा नहीं, उसका चेहरा एकदम गंभीर था। असल में
विक्रम के दिल में एक और राज छुपा था। उसे निशा अच्छी लगती थी, पर उसने कभी भी अपने मन की बात जाहिर नहीं की। दोस्ती को खोने का डर हमेशा उसके मन में बैठा रहता, इसलिए वह चुपचाप अपनी भावनाएं दबाकर सिर्फ मुस्कुरा देता था। अगली सुबह कॉलेज की छुट्टियों के बाद का दिन था। राज और निशा अपने अपने बैग लेकर तैयार थे। बस अड्डे पर पहुंचकर दोनों गांव की ओर जाने वाली बस में सवार हो गए। बस धीरे धीरे शहर की चहल पहल से दूर होती चली गई। खिड़की से बाहर देखते हुए निशा ने कहा, राज देखो, कितनी ताजा हवा है, शहर से बिल्कुल अलग। राज हंसते हुए बोला, हाँ, गांव की बात ही कुछ और है, बस अब जल्दी से पहुंच जाएं। उधर विक्रम अपने कमरे में बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। उसका मन अजीब सी घबराहट से भरा हुआ था, मानो उसे पहले से ही आभास हो कि राज और निशा जिस राह पर जा रहे हैं वहां कुछ भयावह उनका इंतजार कर रहा है। राज निशा के पहुंचने की खबर जैसे ही फैली, गांव के लोग भी उन्हें देखने के लिए आने लगे। गांव वाले दादाजी का बहुत सम्मान करते थे, इसलिए राज को देखकर सब खुश हुए और निशा को जिज्ञासा भरी नजरों से देखने लगे। कुछ ने उनसे हाल चाल पूछा, तो कुछ बस दूर खड़े रहकर मुस्कुराने लगे। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और रात का अंधेरा गांव में उतर आया। चारों ओर सन्नाटा छाने लगा, बस झिंगुरों की आवाजें और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की गूंज सुनाई दे रही थी। राज अपने पुराने कमरे में चला गया और दादाजी ने विशेष रूप से को घर के अंदर वाली ओर एक कमरा दिखाया। बेटी, यह कमरा आज से तुम्हारा है, आराम से सो जाना, दादाजी ने धीमी आवाज में कहा। निशा मुस्कुराकर बोली, जी दादाजी। निशा अपने कमरे में बैठी सामान ठीक कर रही थी कि तभी दादी ने आवाज लगाई, बेटी निशा, आ जाओ, खाना लग गया है। निशा जल्दी से उठी और बरामदे में आकर सबके साथ बैठ गई। खाने की थाली में गांव का सादा लेकिन स्वादिष्ट भोजन रखा गया था। रोटी, दाल, सब्जी और दादी के हाथ का बना हुआ चटनी। सब लोग अभी खाना शुरू ही करने वाले थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर से आवाज आई, दादाजी नमस्ते, आपके लिए अचार लाया हूं। वह पड़ोस में रहने वाला विजय था। दादाजी मुस्कुराते हुए उठे और बोले, अरे वाह विजय बेटा, अंदर आओ। विजय हाथ में मिट्टी का मटका लिए भीतर आया। दादी ने उसे पास बैठने का इशारा करते हुए कहा, विजय तुम भी आ जाओ, हमारे साथ खाना खाओ। फिर दादी ने सबकी पहचान कराई, ये हमारा राज है और ये इसकी दोस्त निशा, शहर से आई हमारे घर मेहमान बनकर। विजय ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, अच्छा, बहुत अच्छा। सबने मिलकर खाना खा लिया। गांव का सादा खाना निशा को बहुत स्वादिष्ट लगा। दादी बीच बीच में हंसते हुए पूछती, कैसा लगा बेटी? शहर का तो खाना अलग ही होता होगा ना? निशा मुस्कुराकर बोली, नहीं दादी, यहाँ का स्वाद तो बिल्कुल अलग है, बहुत अच्छा। खाने के बाद सब बरामदे में आकर बैठ गए। हल्की हल्की हवा चल रही थी और दूर खेतों से मिनकों की आवाजें आ रही थी। राज और निशा पास ही बैठे बातें कर रहे थे। इसी बीच विजय और दादाजी धीरे धीरे उठे और आंगन के किनारे वाली चौकी पर जाकर बैठ गए। दोनों के बीच धीमी धीमी बातचीत शुरू हो गई। उनके चेहरों पर गहरी गंभीरता थी, मानो किसी गुप्त विषय पर चर्चा कर रहे हो। राज ने जरा ध्यान से देखा, पर उन्हें समझ नहीं आया कि वे क्या बोल रहे हैं। निशा ने भी गौर किया और धीरे से राज से फुसफुसाई, तुम्हारे दादाजी और विजय इतने गंभीर क्यों लग रहे हैं? राज ने कंधे उचकाकर कहा, पता नहीं, शायद गांव के किसी काम की बात होगी। लेकिन विक्रम की कही बातें निशा के दिमाग में घूमने लगी। गांव पहुंचते ही कॉल करना और रात को बाहर मत निकलना। निशा चुपचाप दादाजी और विजय की बातें देख रही थी। फिर उसने धीरे से दादी से पूछा, दादी, ये विजय कैसा लड़का है? दादी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, विजय बेटा, वो देखने में भला और बहुत होशियार है। गांव के कामकाज में सबसे आगे रहता है, सबकी मदद करता है। निशा ने सिर हिलाया और मन ही मन सोचा कि सचमुच विजय शांत और अच्छे स्वभाव का लगता है। थोड़ी देर बाद विजय फिर से बरामदे में आ गया। राज और निशा दोनों वहीं बैठे थे। विजय ने उन दोनों की ओर देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, देखो, रात को बाहर मत निकलना, गांव अंधेरा होने के बाद उतना सुरक्षित नहीं रहता। उसकी आवाज नरम थी, मगर उसमें एक अजीब सी गंभीरता छिपी हुई थी। निशा और राज एक दूसरे को देखकर चुप रह गए। विजय ने उठते हुए कहा, चलो दादाजी, अब मैं चलता हूं, कल सुबह मिलते हैं। दादाजी ने सिर हिलाकर उसे विदा किया।
विजय घर से बाहर निकल गया और गांव की अंधेरी गलियों में उसकी परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। इसके बाद राज अपने कमरे में चला गया और निशा भी अपने कमरे की ओर बढ़ गई। घर के भीतर गहरी शांति छा गई थी। निशा ने कमरे का दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर आकर लेट गई, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसके दिमाग में बस विजय की बातें घूम रही थी, उसका गंभीर अंदाज, उसकी मुस्कान और फिर वह चेतावनी, रात को बाहर मत निकलना। निशा ने खुद से सोचा, ये विजय अजीब है, पर कहीं न कहीं भरोसे लायक भी लगता है। धीरे धीरे वह सोचते सोचते खिड़की के बाहर झांकने लगी। गांव का अंधेरा, कहीं कहीं टिमटिमाती लालटेन और रहस्यमयी सन्नाटा। अगली सुबह जब राज और निशा उठे तो बाहर गांव में हलचल मची हुई थी। लोगों की भीड़ घरों से निकलकर गलियों की ओर जा रही थी। गांव में माहौल भारी और उदास था। निशा ने खिड़की से झांक कर देखा और घबराकर बोली, राज, ये गांव में क्या हो रहा है? सब लोग इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? राज तुरंत बाहर आंगन में निकला। तभी दादी ने आकर धीमे स्वर में कहा, बेटा, गांव में रात को किसी की मौत हो गई है। निशा भी वहीं आ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। राज ने पूछा, कौन? दादी ने गहरी सांस ली और बोली, हमारे पड़ोस वाले रामलाल जी, आज सुबह ही उनकी लाश मिली है। इतना कहकर दादी और दादाजी जल्दी जल्दी तैयार होकर उस तरफ चले गए। राज और निशा चुपचाप एक दूसरे को देखते रह गए। क्या आप चाहें? 2-4 घंटे बाद दादाजी और दादी दोनों घर लौट आए। दरवाजा खुलते ही राज भागकर उनके पास आया और घबराए स्वर में बोला, क्या हुआ दादाजी? उनकी जान कैसे गई? दादाजी ने थकी हुई आंखों से उसकी ओर देखा। बेटा, वे कुछ कहने ही वाले थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वह विजय था। जैसे ही विजय अंदर आया, राज बेचैन होकर बोला, विजय भैया, क्या हुआ था? कैसे? विजय का चेहरा गंभीर था। उसने गहरी सांस लेकर कहा, कल रात ही रामलाल जी मुझे रास्ते में मिले थे। मैंने उनसे थोड़ी देर बात भी की थी। उन्होंने कहा था कि वो अपनी छोटी लड़की से मिलने जा रहे हैं जो दूसरे गांव में ब्याही है। राज और निशा ध्यान से सुन रहे थे। विजय की आवाज और धीमी हो गई। लेकिन आज सुबह उनकी लाश गांव के बाहर मिली। कोई समझ नहीं पा रहा कि आखिर रात में उनके साथ क्या हुआ। कमरे में सन्नाटा छा गया। निशा का चेहरा पीला पड़ गया और उसके मन में विक्रम की कही बातें गूंजने लगी। रात को बाहर मत निकलना। विजय गंभीर आवाज में सबको अपनी बातें बता रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही चिंता झलक रही थी। निशा चुपचाप उसकी हर बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। राज बीच बीच में सवाल पूछना चाहता था, लेकिन निशा की नजरें बस विजय के चेहरे पर टिकी थी, जैसे वह उसकी बातों के पीछे छिपे किसी रहस्य को समझने की कोशिश कर रही हो। इतने में अचानक विजय का फोन बज उठा। उसने जेब से मोबाइल निकाला, स्क्रीन पर देखा और तुरंत उठकर बोला, मुझे अभी कुछ जरूरी काम से बुलाया गया है, मैं बाद में आकर सबको बताता हूं। इतना कहकर वह जल्दी जल्दी बाहर निकल गया। उसके जाते ही कमरा फिर से चुप्पी में डूब गया। निशा की नजर अब भी उस दरवाजे पर थी जहां से विजय बाहर गया था। उसके मन में बार बार वही सवाल गूंज रहा था, आखिर गांव में हो क्या रहा है? विजय के जाने के बाद निशा कुछ देर तक चुप रही। फिर वह धीरे धीरे दादी के पास गई और धीमे स्वर में बोली, दादी जी, एक बात पूछूं? विजय के माँ बाप कभी दिखाई क्यों नहीं देते? वो कहाँ रहते हैं? दादी ने गहरी सांस ली और थोड़ी देर चुप रही। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, बेटी, उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं। उन्हें गुजरे हुए 10 साल हो गए। निशा की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने तुरंत पूछा, तो फिर दादी, विजय किसके साथ रहता है? दादी ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, विजय अकेला रहता है बेटी, उसके घर में कोई नहीं है। निशा के मन में यह सुनकर एक सिहरन सी। राज हंसते हुए बोला, उसे अचानक विजय की कही चेतावनी। विजय भैया आएंगे तो क्यों तो तुम उनसे ही पूछ लो। और मजाक में खिलखिला पड़ा। निशा शर्मा कर बोली, राज, मार खाओगे मुझसे। और उसने हल्के से गुस्से का नाटक किया, पर चेहरे पर लाली छा गई थी। थोड़ी ही देर बाद विजय घर में आया। राज ने मुस्कुराते हुए कहा, विजय भैया, निशा आपसे कुछ पूछना चाहती है। विजय ने हंसते हुए कहा, हाँ, क्या पूछना चाहती हो? पर निशा के होंठ सिले से रहे। गला भर आया, पर शब्द बाहर नहीं निकले। विजय ने उसकी झिझक को समझ लिया। उसकी आंखों में हल्की मुस्कान थी। असल में विजय पहले से ही जानता था कि निशा कुछ नहीं कह पाएगी। उसे वह रात याद थी जब वह अचार का डब्बा भूलकर दादाजी के घर लौटा था।
तभी उसने सुना था कि निशा फोन पर अपनी सहेली से बात कर रही थी। फोन स्पीकर पर था और उसकी सहेली की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अरे निशा, वहां एक विजय नाम का लड़का है ना, उसको भी साथ ले आना अगली बार। सहेली हंसकर चिढ़ा रही थी और निशा शर्म से बार बार उसे चुप रहने को कह रही थी। विजय ने तभी समझ लिया था कि निशा दिल की बात बोलने में हिचकिचाती है। वह मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, जब तुम कहोगी तब सुन लूंगा। निशा बस हल्का सा मुस्कुरा दी, लेकिन उसके होंठों से शब्द फिर भी नहीं निकले।